दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। ज्यादा डिटेल दे रहे हैं असीम मनचंदा। मैं इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। ये वही घर है जहां पर होली के दिन आग लगी थी। उस आग की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई, साथ ही पुलिस अधिकारी भी उस मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब आग बुझा ली तो उन्होंने एक कैमरे के अंदर भारी मात्रा के अंदर उनको कैश मिला। इस कैश की सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। चीफ जस्टिस ने आनन फानन में कॉलेजियम की एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के निर्देश दे दिए। इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के भेज दिया। हालांकि अभी यहाँ पर इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पहला ट्रांसफर, एक पहला स्टेप था। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बना दी है। 3 जजों की ये इन हाउस कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। एक बार इससे रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद इनके ऊपर किसी तरह का एक्शन देखने को हमें मिलेगा। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। और सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बुलाई गई और उस कॉलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफ़र पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। हमारा इस पर सख्त ऐतराज़ है। हमारा ये कहना है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, जिनको जो कहीं और पोस्टेड थे, वो यहाँ से जा चुके थे ऑलरेडी, उनकी अपनी स्वैच्छिक रूप से उन्होंने स्थानांतरण लिया था और वो यहाँ पर फिर भेजे जा रहे हैं। क्या हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए? राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा, जहां कांग्रेस के जयराम रमेश ने न्यायपालिका की जवाबदेही पर कदम उठाने की बात कही। जवाब में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने साथ मिलकर और चर्चा कर प्रक्रिया बनाने की बात कही। Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. Of a representation by 55 members of this House, and I have taken all necessary steps to get their verification. First mail was sent to all of them, and the good thing is most of the members have responded positively, helping me perform my duty. इधर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर और धारा 370 हटाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। इसे 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले आतंकियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन हमने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, 2 आंखों। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।
पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। इधर कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में आज मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक इस कोटे का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर बीजेपी विधायकों को मार्शल्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के घोर विरोध के बीच मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण विधेयक पारित हो गया। गर्मी की छुट्टियों में अचानक से किराए ना बढ़ें, इसके लिए रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस से पिछले 2 साल के हवाई किराए का डेटा मांगा है। डीजीसीए ने यह देखेगा कि इन मौकों पर एयरलाइंस कहीं अपनी अधिकतर टिकट जानबूझकर महंगी दरों पर तो नहीं बेचती हैं। क्या है योजना और क्या है गर्मी की छुट्टी के हवाई किरायों की मौजूदा स्थिति, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, गर्मी की छुट्टियों से पहले सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए कुछ तैयारियां कर रहा है। सभी एयरलाइंस से पिछले 2 साल का एयर फेयर का डेटा देने को कहा गया है। एयरलाइंस को ये जानकारी देनी है कि उन्होंने पिछले 2 साल में कितने प्रतिशत जो टिकट हैं वो हायर बकेट में बेची हैं। दरअसल सभी एयरलाइंस को अभी भी मौजूदा सिस्टम में एक जानकारी देनी होती है कि वो न्यूनतम कितने में बेचने जा रही हैं और अधिकतम कितना एयरफेयर रखने जा रही हैं, लेकिन उसमें कितने प्रतिशत टिकट जो है अधिकतम के आसपास रहती हैं ये काफ़ी मुश्किल होता है जानना। और अगर ये डीजीसीए को लगता है कि एयरलाइंस हायर ब्रैकेट के अराउंड ही अधिकतम टिकट बेच रही हैं तो डीजीसीए कुछ एडवाइजरी जारी कर सकता है या एयरलाइंस को टिकट की जो कीमत है वो कम करने को कह सकता है। साथ ही एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी काम हो रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर महाकुंभ में जिस तरह से हमने देखने को मिला था कि अचानक से एयरफेयर बहुत बढ़ गए थे, वैसा कोई मामला सामने आता है तो ये सिस्टम इस अचानक से हुई स्पाइक को डिटेक्ट कर लेगा। या फिलहाल ये पूरा जो प्रोसेस है वो बन रहा है। साथ ही जो डीजीसीए का टैरिफ मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी अपडेट किया जाएगा, उसको भी रिवैम्प किया जाएगा। ये कुछ कोशिशें अगले कुछ दिनों में हो सकती हैं ताकि गर्मी की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा किराए ना बढ़ें। फिलहाल जो हमने देखा कि किराए कितने हैं जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस में है, फिलहाल कंट्रोल में ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे किराए बढ़ने अभी से शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से गोवा की बात करें तो लगभग 6,000 रुपये का किराया है। दिल्ली से श्रीनगर लगभग 10,000 का। अगर आप 1 जून को वन वे का किराया करते हैं तो दिल्ली से कोच्चि लगभग 8,000 रुपये का इस वक्त किराया आपको मिल रहा है। मुंबई से श्रीनगर 14,000 का किराया है, थोड़ा काफ़ी बढ़ने जा रहा है। और साथ ही मुंबई से कोच्चि लगभग 6,000 रुपये का किराया है। तो कुछ सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि किराए बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये और ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए इस सिस्टम पर काम हो रहा है। हाईवे पर टोल का मकसद होता है सड़क बनाने की लागत वसूलना, लेकिन अक्सर हम लागत के पूरा हो जाने के बाद भी लोगों से कई साल तक टोल वसूला जाता है। ऐसा ही हुआ है गुरुग्राम जयपुर और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के मामले में। पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। ये जानकारी संसद में एक सवाल के लिखित जवाब के दौरान सामने आई है। जो गुड़गांव जयपुर का रास्ता है वहां पर जो एक्सप्रेसवे है उसमें अब तक जो टोल कलेक्शन हुआ है वो उसकी जो लागत है और जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है उसके मुकाबले लगभग 50% ज़्यादा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में लगभग 6,430 करोड़ रुपए का खर्च आया था और मेंटेनेंस मिला की ये बात की जा रही है, जबकि जो अब तक टोल वसूले गए हैं वो 9,218 करोड़ रुपए यानी लगभग 50% ज़्यादा। ठीक इसी तरह का एक मामला जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है उसमें भी है। 9% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है टोल लागत के मुकाबले। जो लागत आई है
489 करोड़ रुपए की लागत थी, लेकिन जो अब तक वसूले जा चुके हैं ये 2775 करोड़ रुपए है। ये जो जानकारी सामने आई, एक सांसद हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। और इसमें यह भी जानकारी सामने आई कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट है प्राइवेट पार्टीज ने बनाया था बीओटी मॉडल के तहत, लेकिन बाद में इसे एनएचएआई को ट्रांसफर किया गया था और एनएचएआई अब भी लगातार इसमें टोल जो है लगातार कलेक्ट की जा रही है, जबकि जो लागत है वो वसूली जा चुकी है। पिछले कुछ ऐसे मामले जरूर सामने आए हैं जहां पर अदालतों ने हस्तक्षेप किया है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां जो लागत पूरी हो जा चुकी है वहां टोल कलेक्शन बंद हुआ चुका है। लेकिन जो एनएचएआई के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनके मुताबिक जो टोल कलेक्ट किया जाता है उसके बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, मसलन उसका इस्तेमाल बाकी प्रोजेक्ट्स में भी किया जाता है और जो जमीन अधिग्रहण का कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं होता है टोल के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां इससे पहले लोगों के विरोध के बाद या फिर अदालतों के हस्तक्षेप के बाद ऐसे मामलों में जो टोल कलेक्शन है वो रोका गया है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियम बदल गए हैं और आपकी जरा सी गलती पर आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। सावधानी हटी जेब कटी। जी हां, ट्रैफिक के नियम बदल गए हैं और अब आपको ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पे पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा, जी हां आपने सही सुना, 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। पहला, हेलमेट सीट बेल्ट नहीं पहनने में। सबसे कॉमन ये अपराध होते हैं या कहें कि डिफॉल्ट्स होते हैं जो लोग करते हैं सड़क पर, और पहले 100 रुपए का जुर्माना था, अब लगेंगे 1000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पहले 500 रुपए में छूट जाते थे, अब 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और ये नहीं भर पाए तो 3 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ये एक संगीन अपराध है। पहले 1000 रुपए में छुटकारा मिलता था, अब अगर आपने पीकर गाड़ी चलाई और पकड़े गए 10,000 रुपए का फाइन होगा, 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, रैश ड्राइविंग करने वाले सावधान, तेज रफ्तार से चलाने वाले सावधान। पहले 500 रुपए में छूट जाते थे, अब 5000 रुपए तक का जुर्माना आपको लग सकता है और वैसे भी ये बहुत खतरनाक मामला है, किसी और का भी नुकसान होता है। ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करना बहुत कॉमन हो चला है आजकल। आपकी जान को खतरा, सामने वाले की जान को खतरा। पहले 500 रुपए लगते थे, अब पुलिस ने पकड़ा 5000 रुपए आपसे वसूल लेगी। और सिग्नल जंप किया, बहुत लोगों की आदत होती है, बड़ा मजा आता है। 500 रुपए पहले लगते थे, अब 5000 रुपए लगेंगे, फोटो क्लिक हो जाएगा और आपके मोबाइल पे चालान आएगा, भरने होंगे आपको 5000 रुपए। इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस, इनको अगर आपने रास्ता नहीं दिया, इनके आप आड़े आए तो पहले 1000 रुपए का फाइन था, अब 10,000 रुपए लगेंगे जनाब और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी आपका रद्द हो जाएगा। नाबालिग को अगर आपने वाहन दे दिया शौक में और पकड़े गए, 2,500 रुपए लगते थे पहले, लेकिन अब माता पिता के अकाउंट से 25,000 रुपए कटेंगे और 3 साल तक की जेल का भी यहां पर प्रावधान है अगर ये पैसे नहीं भरे जा सके। और इसके अलावा जो नाबालिग है उसके लिए 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। तो सावधानी हटी तो इस बार तगड़ी जेब कटी। ट्रंप के टैरिफ वॉर को भारत की घरेलू मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। अमेरिका, चीन और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ में सख्ती करने जा रहा है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के मुताबिक अगर अमेरिका एफडीए अप्रूवल, रेगुलेशन और लाइसेंसिंग कॉस्ट के मोर्चे पर भारत के प्रति नरमी बरतता है तो घरेलू इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट ग्रोथ 25 से 30% की छलांग मार सकता है। अमेरिका ने चीन से सीरीज इंपोर्ट पर 50% और पीपीई किट पर 25% टैरिफ लगा रखा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारत की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को बड़ा मौका दिख रहा है, बशर्ते भारत सरकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नॉन टैरिफ बैरियर्स के मोर्चे पर रियायत हासिल करने में कामयाब हो जाए। अमेरिका चाहती ही नहीं है कि किसी एक देश के ऊपर बहुत बड़ा उनका डिपेंडेंस होए। वो चाहते कि जो सप्लाई चेन उनकी है वो कोविड के बाद डाइवर्सिफाई हुए। तो उसमें तो एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए देश में कि हम जो अपने मेडिकल डिवाइस इंडिया में जो बना रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर पाए, जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे।
अभी भारत से अमेरिका को सिर्फ $690 मिलियन का मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट होता है। दूसरी तरफ अमेरिका से 2.5 गुना ज्यादा करीब $1500 मिलियन का इंपोर्ट होता है। भारत मेडिकल डिवाइस पर 0 से 7.5% तक ड्यूटी लगाता है। दोनों देशों के बीच कोई कंपटीशन भी नहीं है। भारत ज्यादातर बेसिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि यूएस से हेवी और क्रिटिकल केयर से जुड़े डिवाइस आते हैं। मेरा ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं सेम रखे जाएं, जो एलिजिबिलिटी है, यूएस मैन्युफैक्चरर्स जो मेडिकल डिवाइस बनाते हैं वो इंडिया में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो सेम स्टैंडर्ड हो। रेसिप्रोकल इंडिया के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए। अमेरिका एफडीए लाइसेंसिंग फीस के तौर पर भारतीय कंपनियों से $9,500 से $5.5 लाख तक वसूलता है। घरेलू इंडस्ट्री चाहती है कि इंडो यूएस ट्रेड डील में सरकार बैलेंस्ड टैरिफ रिजीम पर जोर दे। क्वालिटी के मामले में भारतीय मेडिकल डिवाइसेस चाइना और मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। लिहाजा उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ को लेकर कोई खासा दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री को यूएस में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है एफडीए की भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस और सख्त रेगुलेशन, जिसमें सोशल और लेबर ऑडिट शामिल है। अगर ट्रेड टॉक्स के दौरान अगर इन मोर्चों पर इंडस्ट्री को कहीं सहूलियत मिलती है तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, फरीदाबाद। और अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। पावर सबस्टेशन में आग लगने की वजह से एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट बंद होने से करीब 1350 उड़ानें प्रभावित हुई हैं और हजारों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं इस कारण 16,000 घरों की बिजली भी चली गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सूचित कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी। तो भारत से आने वाले हजारों यात्रियों पर असर पड़ा है। यहाँ हीथ्रो के बंद होने से देखा जाए तो रोज 19 उड़ानें भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ हीथ्रो आती हैं। 8 ब्रिटिश एयरवेज की, 6 एयर इंडिया की, 5 वर्जिन अटलांटिक की, और उतनी ही उड़ानें यहाँ से रवाना होती हैं। और ये टोटल नहीं है, क्योंकि बाकी एयरलाइन से भी लोग इनडायरेक्ट तौर पर यहाँ आते रहते हैं, जैसे एतिहाद हुआ, एमिरेट्स हुआ, लुफ्थांसा हुआ। कई अन्य इनडायरेक्ट रूट से आते हैं स्टॉप ओवर लेके रास्ते में, उन पर भी असर पड़ा है। तो कुल जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। और ये तो सिर्फ हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो 1350 लगभग फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ डिपार्चर और अराइवल दोनों को देखा जाए तो इससे असर जो पड़ा है, आज तो पड़ा ही है क्योंकि आज सारा दिन एयरपोर्ट बंद रहेगा, लेकिन अगले कई दिनों में ये एयरपोर्ट बंद होने के कारण फ्लाइट्स पर असर पड़ेगा। और अब बात करते हैं बाजार की। इस समय बाजार गुलजार है। तेजी का पंच लगाते हुए लगातार 5वें दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 557 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में पिछले 4 साल की बड़ी वीकली तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते निफ्टी करीब 4.3% तक चढ़ा है। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। और क्या रहा बाजार में आज, कहां धुआंधार तेजी रही, किन स्टॉक्स में रौनक दिखी, कहां सुस्ती दिखी, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज के दिन बाजार में एक तेजी का पंच तो हमें देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो इसने अपने 4 साल के वीकली गेन्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एसबीआई लाइफ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एनटीपीसी 3%, ओएनजीसी में 3% का इजाफा, और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करें तो हिंडाल्को, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट में आज थोड़ा सा प्रेशर हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि मिड कैप का जो एक्शन है वो आज हमें किस तरीके का देखने को मिला। नंबर्स देखिए कितने शानदार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एमआरपीएल में करीब करीब 15% की हमें तेजी देखने को मिली है। आईडीबीआई बैंक 8.25%, बीएससी लिमिटेड 7%, मैनकाइंड फार्मा में भी अच्छा खासा 7% का इजाफा देखने को मिला। बाकी के जो कैपिटल गुड्स भी है और कैपिटल शेयर्स भी है, वहां पे भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में डेफिनेटली देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में पॉली कैप यहाँ पे 2% की गिरावट
देखने को मिली है। अडानी की जब से एंट्री हुई है तब से जो केबल एंड वायर के स्टॉक्स हैं वहां पे प्रेशर बाउंड अप हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक में 2.25%, वोल्टास करीब 3% और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी में भी हमें करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा जो डिफेंसिव सेक्टर है वहां पे भी आज अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। एनबीएफसी फाइनेंशियल्स में भी अच्छा खासा बाउंड अप दिखा है। तो इस हफ्ते बाजार में जबरदस्त तेजी रही। क्या बाजार का टर्न अराउंड हो गया है या आगे एक बार फिर से बाजार पलटी मार सकता है? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आज शाम 7:57 पर बाजार की रैली, मौका या धोखा।